गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भूगोल के एक नया सेक्शन शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौगोलिक चिंतन। इस भाग में हम लोग भूगोल के जो विकास कैसे कैसे हुआ उसका अध्ययन किया जाता है या भूगोल का इतिहास है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो भी इसमें विकास हुआ इसके बारे में आज हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। तो यदि भूगोल में प्रगति के दृष्टि से या अध्ययन की सुविधा के अनुसार हम लोग इस भाग को लगभग 7 खंडों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। जो पहला जो खंड है उसको शास्त्रीय काल के नाम से जानते हैं। शास्त्रीय काल के नाम से जानते हैं जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा तक का जो काल होता है इसको शास्त्रीय काल के नाम से जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो जो साम्राज्य था इनका योगदान है। जो पहला है ग्रीक काल या यूनानी काल के नाम से जानते हैं। यूनानी जो साम्राज्य था इन भूगोल देवताओं का काफ़ी योगदान रहा है। और दूसरा था रोमन भूगोल देवताओं का योगदान। ये जो यूनानी भूगोल देवता थे ये इस काल को यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि यूनान में काफ़ी ज़्यादा इससे संबंधित भूगोल से संबंधित विकास हुआ था। क्योंकि वो उसका जो क्षेत्र था, एरिया था, यूगेजियन सागर मतलब काला सागर से लेकर के और एजियन सागर तक का था। ये काफ़ी उसके लिए भौगोलिक दशाओं के लिए काफ़ी अनुकूल दशा था। इसलिए आसमान चूँकि साफ हुआ करता था वहाँ पे, और जो खगोल विज्ञान के लिए भी काफ़ी अनुकूल दशा था। और जो भौतिक भूगोल था, विशेष रूप से प्रादेशिक भूगोल, इसमें भी काफ़ी कार्य हुए। इसके बाद जो रोमन काल था, जो यूनानी काल के अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद से या पतन हो जाने के बाद से रोमन काल का धीरे धीरे इसमें विकास हुआ। और रोमन काल का जो रोमन जो भूगोलवेताओं का भी योगदान काफ़ी रहा है। रोमन भूगोलवेता विशेष रूप से इसमें स्टेबो का योगदान, प्लिनी का योगदान, टॉलमी का योगदान भी, या पोम्पोनियस मेला का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसके बाद जो काल आता है अंध युग के या नाम से जानते हैं, अंध युग या अंधकार युग के नाम से जानते हैं। ये जो काल था लगभग 300 से लेकर के और 1200 एडी के बीच के समय को अंध युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस समय जो यूनान साम्राज्य था या फिर रोमन साम्राज्य था, दोनों का पतन हो चुका था। इसके बाद से जो चर्च का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा हो गया था, या धर्म का प्रभाव हर चीज़ पर धर्म का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता था। इस कारण से दिक्कत ये होने लगी कि जो बाइबिल के अनुसार जो चीज़ सही लगता था उसको मान्यता मिलता था, और जो उसके अनुसार नहीं होता था तो मान्यता नहीं मिलता था। इस कारण से भूगोल में इसमें कोई ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। तो इसको अंध युग के नाम से जानते हैं। जो अरब भूगोलवेता थे कुछ, मतलब कि 700 ईसा के बाद से अरब भूगोलवेताओं का भी कुछ इसमें भूगोल से संबंधित योगदान होने लगा। और ये जो इनका काल था अरब भूगोलवेताओं का, 700 से लेकर के 1400 ईसा तक के काल को अरब भूगोलवेता का काल माना जाता था। इसमें जो मुख्य भूगोलवेता थे, इब्न हकल थे, इब्न सीना थे, अल-मसूदी है, अल-बरूनी, इदरीसी, अल-बतूता और इब्न खालदून थे। इन लोगों ने, इब्न हकल विशेष रूप से जलवायु भूगोल पर काफ़ी काम किए हैं। इसके बाद इब्न सीना है, भौतिक भूगोलवेता थे एक तरह से। इसके बाद से अल-मसूदी हैं, ये भी भौतिक भूगोलवेता थे। और इन्होंने जो भारतीय मानसून है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और जो भी उससे संबंधित जानकारियाँ दी हैं लगभग काफ़ी वास्तविकता के निकट है। इब्न बतूता भी थे, ये नियतवादी विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते थे, और पहला जो माना जाता था कि पहला नियतवादी इब्न बतूता को ही किया जाता था, माना जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो इसके बाद से जो काल आया 1250 से लेकर के और 1700 ईस्वी तक का जो काल होता है वो पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता था। पुनर्जागरण काल क्योंकि इस समय जो काल था, धीरे धीरे जो रोमन साम्राज्य, ये अरब साम्राज्य था, इसका धीरे धीरे अस्तित्व कम होने लगा था। और इस काल में जो पुनर्जागरण का काल माना जाता था कि हर चीज़ में लगभग खोजों और अन्वेषणों का युग माना जाता था।
खोज इसमें बहुत ज़्यादा यात्राएं हुई थे। जितने भी ज़्यादा लोग थे पूरे विश्व का कहीं ना कहीं किसी स्थान पर यात्रा किए थे। कई द्वीपों का खोज हुआ, महाद्वीपों का खोज हुआ था। कई आविष्कार भी किए गए थे, जिसमें छापाखाना का आविष्कार है, दूरबीन का आविष्कार है, और कई चीज़ों का भी आविष्कार इसमें ज़्यादा किया गया था। इस वजह से इसको पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, या इस काल को अन्वेषण काल के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अन्वेषण काल या पुनरुत्थान काल के भी नाम से इसको जानते हैं। इस काल में विशेष रूप से मार्को पोलो थे, कोलंबस थे, अमेरिको वेपुस्की थे, मैगलेन थे, वास्को डी गामा थे, कोपरनिकस थे, केपलर थे, न्यूटन थे और कैप्टन कुक थे। इनका जो ये 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो को जो यात्रा किए थे काफ़ी ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये एक किताब भी निकाले थे, इनसाइक्लोपीडिया करके, ज्योग्राफी ऑफ इनसाइक्लोपीडिया करके निकाले थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक थी। उसके बाद से जो कोलंबस थे, कोलंबस भी यात्रा किए थे। ये कोलंबस जो टॉलमी द्वारा बनाए गए मानचित्र थे उसी के आधार पे यात्रा किए थे। चूँकि उसमें थोड़ा सा जो टॉलमी के बनाए गए मानचित्र में थोड़ा सा त्रुटियाँ थी, इस वजह से ये उसी के माध्यम लेकर के भारत में पहुंचना चाहते थे, लेकिन वो पहुंच के और जो बहामास द्वीप है वहाँ पे पहुंच गए और वहाँ का बहामास द्वीप का भी खोज किए। अमेरिकी वेपुस्की है, ये भी पुर्तगाल से चल के और दक्षिणी अमेरिका की खोज किए थे, जिसमें ओरिनोको जो क्षेत्र है उसका भी यात्रा किए थे। मैगलेन है, इनको माना जाता है कि पूरे विश्व का ये भ्रमण किए थे, जिसमें जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिमी भाग होते हुए, अर्थात जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग से होते हुए एशिया तक पहुँचे थे। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि विश्व का भ्रमण करने वाला जो पहला यात्री था मैगलेन को ही माना जाता था। वास्को डी गामा भी जो दक्षिणी अफ्रीका के जो उपमहाद्वीप है उसके होते हुए भी भारत तक 1498 में भारत की यात्रा किए थे। कोपरनिकस भी, इनका कभी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। इन्होंने भी जो हेलियोसेंट्रिक का अभी तक जो माना जाता था जियोसेंट्रिक माना जाता था थ्योरी, इसको हेलियोसेंट्रिक में परिवर्तित किए। अर्थात अभी तक जो पृथ्वी को सारे जो जितने भी ग्रह है उसको केंद्र में माना जाता था, जबकि कोपरनिकस द्वारा पहली बार सूर्य को केंद्र में मान करके और बाकी ग्रह को उसके चक्कर लगाते हुए माना गया। ठीक है, तो ये कोपरनिकस का योगदान था। केपलर भी इसी तरह ग्रहों के गति पर भी काफ़ी उसमें अपना सिद्धांत दिए हैं। न्यूटन का भी था, न्यूटन भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए, और कैप्टन कुक भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो भाग हैं नीचे के जो आइलैंड है, कई आइलैंड को भी खोज किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अन्वेषण जो पुनर्जागरण काल था विशेष रूप से खोज और यात्राओं का ही काल था विशेष रूप से, और कई जो यंत्र थे यंत्रों का भी खोज हुआ था, छापाखाना का, दूरबीन का खोज हुआ था, ग्लोब भी बनाया गया था, उसी समय भी ग्लोब का भी निर्माण किया गया था। इसके बाद से जो समय आता है शास्त्रीय काल, जो कि सेकेंड शास्त्रीय काल के नाम से जानते हैं। सेकेंड शास्त्रीय काल ये था कि जो पहला शास्त्रीय काल इसको माना जाता है 600 BC से लेकर के 300 AD तक, ये सेकेंड शास्त्रीय काल है, जो कि विशेष 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो काल है उसको माना जाता है। जो 17वीं शताब्दी में क्लूवेरियस थे और वेरेनियस थे, दो महत्वपूर्ण जो जर्मन के ही वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, इनको माना जाता है। इनका भी काफ़ी योगदान रहा। जो क्लूवेरियस थे इनका योगदान विशेष रूप से जो भूगोल के यूनिवर्सल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल ज्योग्राफी के नाम से एक पुस्तक निकाले थे, जो कि प्रादेशिक भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण किताब माना जाता है। ठीक है, उसको 2 खंडों में डिवीजन किए थे, एक खंडों को प्रादेशिक भूगोल और दूसरे खंडों को ऐतिहासिक भूगोल के रूप में मान्यता दिया गया था। ये है वेरेनियस है, इनके समय भी द्वैतवाद का जो युग है शुरुआत हुआ। द्वैतवाद मतलब कि डुअलिज्म इसको कहा जाता है। इसमें नियतवाद और सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत किया गया था। इसके बाद से कई चीज़ों में, कई जो विचारधाराएं उसमें भी द्वैतवाद का शुरुआत हो गया था। ठीक है, तो जो द्वैतवाद का शुरुआत वेरेनियस से ही माना जाता था। इनकी एक बुक थी सामान्य भूगोल था, एक सामान्य भूगोल और उसका दूसरा खंड को विशिष्ट भूगोल कहा जाता था। ठीक है,
इसके बाद से 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कैंट, बुशिंग, बुआचे, गेटरर, होमियर, इस प्रकार के जो विद्वान थे इन लोगों का योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। लोमोनोजो जो कि एक रशियन विद्वान थे, इनका भी योगदान काफ़ी इसमें ज़्यादा रहा है। ठीक है, जो इमैनुअल कैंट थे जो भूगोल को एक दार्शनिक आधार देने का प्रयास किए थे और इनका मानना था कि जो भौतिक भूगोल है वो केवल इतिहास का ही दिशा निर्धारण नहीं करता है, बल्कि बाकी भूगोल के अन्य जो शाखाएं हैं उसका भी ये दिशा निर्धारण करता है या उसी को आधार बनाया जाता है। ठीक है, आधार के रूप में इसको भौतिक भूगोल को माना था। बुशिंग, बुआचे, गेटरर ये शुद्ध भूगोल के प्रवर्तक थे। इनके काल में शुद्ध भूगोल जैसे कि कोई भी सीमा होता था या राज्य होता था, उसको सीमा निर्धारण करने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का ही आधार बनाने का ये प्रयास करते थे, ये बुशिंग और बुआचे। ठीक है, इनका भी कई बुक हैं, गेटरर का भी बुक है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे एक एक करके। इसके बाद से जो काल है आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल में विशेष रूप से आधुनिक काल के ये शुरुआती दौर था, ठीक है, जिसमें humboldt और रिटर विशेष रूप से इन लोग का दोनों लोग का योगदान माना जाता था। ये दोनों लोग का आधुनिक काल का जन्मदाता है, आधुनिक भूगोल का जन्मदाता ही माना जाता है। ठीक है, humboldt को और रिटर को। humboldt एक किताब बुक लिखे थे कॉस्मोस, ठीक है, जो ब्रह्मांड विज्ञान के भी नाम से जानते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, ये कॉस्मोस का लिखे थे। ये भूगोल को आगमनात्मक विधि से अध्ययन करने का ये प्रयास किए थे, जबकि रिटर थे ये निगमनात्मक पद्धति से अध्ययन करने का प्रवर्तक थे। और जो humboldt थे ये क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करने का प्रयास करते थे, जबकि जो रिटर थे आर्मचेयर जोग्राफर थे। आर्मचेयर मतलब कि जो अपने एक जगह बैठ करके कमरे में ही बैठ करके अध्ययन करना या क्षेत्र में न जा करके एक जगह बैठ करके ही अध्ययन करने के अस्तित्व को बात को मानते थे, इसलिए इनको आर्मचेयर जोग्राफर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके बाद से जो काल आता है भौगोलिक संप्रदाय। भौगोलिक संप्रदाय जो काल आया जो कि 1850 से लेकर के और जो 1950 तक का जो समय है इसको संप्रदाय का ही काल माना जाता है। संप्रदाय मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में कई संप्रदायों का विकास हुआ, जैसे जर्मन में जर्मनी संप्रदाय का, फ्रांसीसी संप्रदाय का, ब्रिटिश संप्रदाय का, अमेरिकी संप्रदाय का और रशियन संप्रदाय का विकास हुआ। ये विचारधारा से संबंधित है। इसमें कई बात होता था कि जैसे जर्मन संप्रदाय था, इसमें विशेष रूप से नियतवादी संकल्पना का ये लोग प्रतिपादक माने जाते थे या इस पर ज़्यादा बल देते थे, जबकि जो फ्रांसीसी संप्रदाय था इसमें ये लोग संभववादी विचारधारा के प्रवर्तक थे या इस पर ज़्यादा ये लोग बल देते थे। ठीक है, ऐसे ही जिसमें जो जर्मन संप्रदाय था इसमें humboldt, रिटर, रेडजल, अरिस्टोफेन, हेटनर, पेंक, वांथेन्यून, क्रिस्टालर, वेबर इत्यादि ये जो विद्वान थे इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, इसके बाद से इसमें भी मानव भूगोल, मानव को केंद्र में रख कर के अध्ययन करने का ये प्रयास किए थे और ये लोग मानव और प्रकृति को अलग नहीं मानते थे, लेकिन एक साथ अध्ययन करने का प्रयास करते थे। फ्रांसीसी भूगोलवेता थे ये लोग भी, इसमें भी ब्लास थे इम्पोर्टेंट में, भूगोलवेता में ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया, रेकलेस, लिपले इत्यादि जो विद्वान थे काफ़ी इन लोगों का योगदान रहा है। जो फेब्रे, ब्लास थे और ब्रून्स थे ये लोग संभववाद विचारधारा के प्रवर्तक थे और बहुत उसको मजबूती से उसको पक्ष में बात करते थे। ठीक है, अमेरिकन संप्रदाय था जिसमें गोयोट, पार्किंस, मार्श, डेविस, जेफरसन, सैम्पल, हंटिंगटन इत्यादि विद्वान थे। कार्ल सावर, एस बैरोज, हार्टफोन इत्यादि विद्वान थे, काफ़ी इन लोगों का भी इसमें योगदान रहा है। ठीक है, ये विशेष रूप से गोयोट, पार्किंसन ये भौतिक भूगोल में या डेविस भी भौतिक भूगोल में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जेफरसन ये मानव भूगोलवेता विशेष रूप से थे, मानव को केंद्र में रह करके और अध्ययन किए थे। हंटिंगटन थे एक नियतवादी भूगोलवेता थे।
ठीक है, ऐसे करके ये इन लोग का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। इसके पश्चात ब्रिटिश संप्रदाय, जिसमें मैकिंडर, हर्बर्टसन, स्टाफ, हैगेट, सोरले, पैट्रिक गिडिस, बुचानन, चिस्लम, इस टाइप के लोग काफ़ी मैंने विद्वान थे। इन लोगों का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। जो मैकिंडर थे ये एक तरह से राजनीतिक भूगोलवेत्ता थे, जो कि इनका हृदय स्थल सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जो कि विश्व के जो राजनीति है इसमें काफ़ी बदलाव आया या सोचने के लिए, एक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित हुए लोग। हर्बर्टसन थे, ये प्राकृतिक प्रदेशों में पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजन का प्रयास किए थे। स्टाम्प थे, ब्रिटेन के जो मृदा विभाजन के प्रयास किए थे उसको, इनमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। हैगेट, सोरले, रक्सबी, ये लोग भी अवस्थिति सिद्धांत से संबंधित ये लोग थे कि अवस्थिति का विश्लेषण करने के लिए काफ़ी इन लोग का इसमें योगदान दिए थे। ठीक है, आगे है सोवियत संप्रदाय। सोवियत संप्रदाय में लोमोनोसोव, डोक्यूचेव और गेरिसिमोव का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। ये भी विशेष रूप से भौतिक भूगोल से संबंधित ही थे। लोमोनोसोव, डोक्यूचेव ये भौतिक भूगोल से का विकास में काफ़ी इनका योगदान रहा है। इसके पश्चात 1950 के बाद से भूगोल में विकास कैसे हुआ, इसमें 1950 अर्थात विशेष रूप से जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके पश्चात भूगोल में जो विकास में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। चूँकि स्थिति में भी काफ़ी परिवर्तन है, इसलिए विचारधारा, जो भूगोल के मूलभूत जो सिद्धांत थे या जो तत्व थे, इसके विचारधाराओं में भी काफ़ी परिवर्तित हुआ और कई प्रकार के जो दर्शन थे, इसका दर्शन को भी उसमें जन्म लिया, जिसमें मात्रात्मक क्रांति हुआ। फिर व्यवहारिक भूगोल आया, मानवतावादी सिद्धांतों का उद्भव हुआ। ठीक है, कल्याणपरक सिद्धांतों का उद्भव हुआ। अतिवादी, प्रत्यक्षवादी, निश्चयवादी, संभववादी और नियतवादी, ये सब जो एक तरह से फिलॉसफी ही है, इन सब चीज़ों का उद्भव हुआ और आपस में संघर्ष इन सब चीज़ों के लिए चलने लगा। ठीक है, और कई विचारधाराओं का भी इसमें उद्भव हुआ। इसके अतिरिक्त और भी कई विचारधाराएं हैं, यहाँ पे इसमें अभी दिया नहीं गया है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो और भी कई विचारधाराएं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंत में जो भारत का भूगोल में भारत का योगदान है या भारतीयों का योगदान है, उसको भी हम लोग एक अलग सेक्शन के रूप में अध्ययन करेंगे, क्योंकि भूगोल के विकास में भारत का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इन लोगों से भी ज़्यादा जो विश्व में अन्य लोग अध्ययन किए हैं, इनसे भी ज़्यादा अध्ययन भारत के लोगों द्वारा किया गया है। चूँकि बहुत ज़्यादा इस पर बल नहीं दिया गया था, इसलिए अभी अस्तित्व में कई चीज़ नहीं आ पाई है। अन्यथा जो आर्यभट्ट थे, बहुत पहले ही कई सिद्धांतों का व्याख्या किए थे, उसमें बात किए थे। ठीक है, इसके बाद से बारहमीर थे, जो पंच सिद्धांत शिरोमणि नाम से एक किताब लिखे थे या ग्रंथ लिखे थे। इनमें भी कई प्रमेयों का, सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो भारत का भूगोल, भारतीयों का योगदान करेंगे तो देखेंगे, तो उस समय देखेंगे कि जो अलग भूगोलवेत्ता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ जितने भी ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मण हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही, कहाँ पे क्या किन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया है या कौन कौन बातें उसमें जिक्र किया गया है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे वेद पुराण जो में भी लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम लोग देखते हैं कि जो भूगोल का इतिहास है या किस ढंग से इसका विकास हुआ, इसको हम लोग एक संक्षेप में इसका ओवरऑल हम लोग देख चुके हैं। अब जो अगला क्लास होगा हम लोगों का, उसमें अलग अलग करके एक संप्रदाय को लेकर के डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसे यूनानी भूगोल होता है, पूरा एक क्लास केवल यूनानी भूगोलवेत्ता पर ही रहेगा, जिसमें एक लोग का, होमर का, थेल्स का, एग्जामिनर का, जितने भी इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जितने कम से कम 8 से 10 क्लास इसका में लगभग समाप्त हो जाएगा। तो 8 से 10 क्लास जो होगा, एक चीज़ करके काफ़ी डिटेल में हम लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो ये रहा जो भूगोल का जो एक रूपरेखा है, जो भौगोलिक चिंतन का एक ओवरऑल रूपरेखा रहा है, और इसके बारे में आगे हम लोग एक टॉपिक करके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ समझ में आ गया है।
अभी काफ़ी डिटेल में इसलिए अध्ययन नहीं किया गया, एक संक्षेप में विवरण इसलिए दिया गया है कि सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी यदि हो जाएगा तो फिर अलग से हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो किसी नाम से हम लोग अपरिचित नहीं रहेंगे, बाकी उसमें जितना इन्फॉर्मेशन होगा केवल जोड़ना ही रहेगा। अन्यथा एक ही बार में सारा चीज़ के डिस्कस करने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है, और यही कारण है कि जो भूगोल का जो सबसे कठिन पार्ट माना जाता है भौगोलिक चिंतन को ही माना जाता है। अन्यथा हमें तो सबसे आसान ये टॉपिक लगता है, क्योंकि इसमें केवल इन्फॉर्मेशन ही जोड़ना है, केवल कौन भूगोलवेत्ता कब क्या काम किया है इसके बारे में ही जानना होता है, और उनका स्टेटमेंट जानना होता है, और दूसरा चीज़ उनका जो कोई बुक लिखे हैं तो उसके बारे में ही बताना होता है। तो ये बहुत कठिन नहीं है, बस केवल ध्यान देने की ज़रूरत है और उसको याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि इस चैनल को आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए ताकि सब लोगों के पास ये पहुंच सके। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।